आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना कैसे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे प्रस्तावना चलती है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए प्रस्तावना जिसे उद्देशिका प्रियम्बल कहा जाता है। देखो प्रस्तावना जैसे कि मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू ने पेश करी थी, उद्देश्य प्रस्ताव उसी के आधार पर ही आपको माना जाता है। अब अगर हम बात करें प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना क्या है, जो मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या होगा और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन सब चीज़ के बारे में किससे पता चलता है, हमें प्रस्तावना से पता चलता है। आगे अगर हम बात करें, जो प्रस्तावना के शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्द उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं। मैंने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश करा था, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे अगर हम बात करें, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है। तो प्रस्तावना से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रस्तावना के शब्द हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएस के संविधान से लिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इस पर 3 इंपॉर्टेंट केस आते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। पहला केस आता है इनरू बेरूबारी संघ केस, जो 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जहाँ पर संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझाने में सहायक है। अंततः संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इंद्रू बाकी केस से आपको ये समझना है कि पहला जो उसमें आया रिजल्ट, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, अंग नहीं है। जहाँ पर भी हमें कोई बात संदिग्ध लगती है या अस्पष्ट लग रही है, उस बात को समझने या विचार को समझने के लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं, प्रस्तावना की, और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अगला केस हुआ जिसे कहा जाता है केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य। इसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। इसका मतलब संविधान का अंग हो गया, तो इसका मतलब इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। और क्या कहा गया, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है। केशवानंद बनाम भारतीय केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है भारत का संविधान है उसका अंग है, और उसमें क्या किया जा सकता है, संविधान के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर कोई न्याय नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्या केस हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा जा सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था किस व्यक्ति ने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, तो आंसर आता है मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। क्लियर सी बात। इसके आगे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति थे आलादी कृष्णा अय्यर। इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है, कि आगे चलकर हमारे देश कैसा बनेगा उसको जानने का क्या है, एक कुंजी सी है। कन्हैया मणिकलाल मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना को राजनीति जन्मपत्री है। तो ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आते रहते हैं। A.N. पालिकवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ये 3-4 स्टेटमेंट है जो आपके पेपर में आती है। एक सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को कहा कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। आगे अगर हम बात करें, जो हमारी प्रस्तावना है
उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल सूत्र भारत की जनता है और वही समस्त शक्तियों का क्या है, केंद्र। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए भारत में सभी शक्तियों का केंद्र किसे माना जाता है, तो जनता को, संविधान के द्वारा। और यह शब्द जो हमने लिया है वो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द से लिया है, जहाँ पर लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समरूप है। आगे की अगर बात करें, इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में कहते हैं सोवेरियन। इसका मतलब क्या है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूरी तरह किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है, ठीक है, अपने फैसले लेने के लिए वो खुद क्या है, स्वतंत्र है। इसके आगे अगर बात करें, वह अपनी आंतरिक बाह्य विदेशी नीति निर्धारित करने के लिए या किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता या संधि करने के लिए पूर्णतः क्या है, भारत स्वतंत्र है। तो प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए हम खुद स्वतंत्र हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रभुत्वसत्ता किसमें निहित है, तो जनता में। भारत की प्रभुसत्ता किसमें निहित आती है, प्रभुता, तो जनता में निहित है। और अगर हम बात करें कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो कॉमनवेल्थ के सदस्य भी भारत अपनी मर्जी से है, कोई दबाव के कारण नहीं है। फिर वर्ड आता है इसमें एक समाजवादी। जो समाजवादी सोशलिस्ट शब्द है, ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ऐड करा था। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू की विचारधारा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है और साम्यवादी समाज में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। तो भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगर हम बात करें जो समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा है वो हमें कहाँ पर दिखती है, समाजवादी लोक की विचारधारा कहाँ देखने को मिलती है, आर्थिक न्याय आर्टिकल 39 के बी 39 के सी के तहत हमें समाजवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। देश की भौतिक साधनों का समानता के आधार से वितरण होगा तथा धन का किसी भी एक के हाथों में केंद्रित नहीं होगा। क्लियर सी बात। तो ये समाजवादी कहता है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। फिर एक वर्ड यूज होता है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। भारत धर्म के आधार पर अगर हम बात करें, 3 प्रकार के राज्य होते हैं। एक नास्तिक वह राज्य जो सभी धर्मों का क्या करता है, विरोध। एक होता है सैद्धांतिक राज्य, वह राज्य जो अपना कोई विशेष धर्म होता है, जैसे थाईलैंड, जापान, कोरिया और तिब्बत। पंथ निरपेक्ष जिसका कोई विशेष धर्म नहीं होता, मतलब किसी विशेष धर्म को वो मान्यता नहीं देता। आगे अगर हम बात करें, एक शब्द का यूज होता है लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। और एक व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन। तो भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहाँ पर है आपकी, स्विट्जरलैंड में। प्रणाली मतलब डायरेक्ट जनता जो मेन व्यक्ति होता है उसको डायरेक्ट चुनाव करती है, ठीक है। गणराज्य मतलब रिपब्लिक। भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, मतलब जो राष्ट्रपति होता है, वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। भीमराव अंबेडकर ने कहा था राजनीति लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में
सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये स्टेटमेंट आ जाती है, इसका याद रखना है। आगे अगर हम बात करें बंधुत्व, तो बंधुत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारे का विकास करना। एक आता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की परिभाषा के.एम. मुंशी ने बताई और उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को तब तक पवित्र मानेंगे, पवित्र मतलब निर्दोष मानेंगे, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। भारत की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता, निरपेक्षता जोड़े गए। तो ये चीज़ें आपकी प्रस्तावना से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रस्तावना में मेन जो आपके पेपर में जो याद रखना होता है, पहला प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? एक बार। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, पहला समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा केस याद रखना है, इंद्रू बेरुवा की केस और गोलक, कौन कौन से केस आ जाते हैं आपके दिखा देते हैं। ये मेन आपको केस याद रखना है, इससे कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कौन सा केस संबंधित है। तो पहला केस आपको याद रखना है इंद्री बेरुबारी संघ केस 1960, दूसरा केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य, तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये 3 केस आपको याद रखने हैं। तो ये प्रस्तावना से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, एक नज़र और देख लेते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे क्या क्या उसमें बना हुआ है। तो देखो, भारत की प्रस्तावना की जो बात करें, इसका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये हम बता चुके हैं। जो भारत का संविधान है वो कैसे लिखा है। इसके अलावा देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरे में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरे में अखंडता शब्द जोड़ा गया 1976 के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि हम अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हैं। समाजवादी लोकतंत्र व्यवस्था हमारी नेहरू पर आधारित है। पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई विशेष धर्म नहीं होता। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, जनता के लिए शासन। गणराज्य, जिसका जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता। ये सब के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति में गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की मैंने बताया है, अभी परिभाषा दी, तब तक दोष सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक वह पवित्र है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा। अखंडता मैंने शब्द बता दिया कि भारत को हम ब्रेक, भारत के टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाता है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई है, तो ये चीज़ कोई समझाने वाली नहीं है, ये चीज़ आपको याद करनी है। सब आपको नोट्स में हमने दे रखी है। भारत के राज्यों का गठन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे भारत में राज्यों का गठन हुआ, कैसे आगे बढ़ा, सब चीज़ की हम बात करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें रियासतों को मिलाने की बात हुई। तो देसी रियासतों को जो विलय का काम दिया गया वो सरदार पटेल को दिया गया, और रियासतों से संबंधी जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम आता है बटलर समिति। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 565 देसी रियासतें थीं, जिसमें 549 भारत में, 4 स्वतंत्र मान सकते हैं और 12 पाकिस्तान में। यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 लिख लेना। तो स्वतंत्र थे। इनमें से 249 तो देसी रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने रक्षा, विदेशी मामले, संचार व्यवस्था इसके साथ अपने अधीन कर दिया। मात्र 3 राज्य ऐसे थे, 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। ये ज़्यादातर सबको पता होता है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर।
जो जूनागढ़ है उसे जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। कब मिलाया गया? 20 फरवरी सन 1948 को। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया और जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और कब मिलाया गया? 17 दिसंबर सन 1948 को। और 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के कारण भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार करा। तो इस तरह जो भारत में रियासतें थीं धीरे धीरे सभी शामिल हो गई और आगे चलकर भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। जब नए राज्यों की मांग उठने लगी तो उसको देखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति बनाई 27 नवंबर 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। इसी को कहा जाता है एस.के. धर आयोग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाई और उनसे कहा गया कि हम कैसे राज्यों का बंटवारा कर सकते हैं भाषा के आधार पर। तो इस आयोग ने 10 दिसंबर सन 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने कहा कि भाषा की आधार की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। मगर बात तो भाषा के आधार पर थी। तो इसी बात को देखते हुए एस.के. धर की आयोग की रिपोर्ट के मद्देनज़र एक नया आयोग बनाया गया जिसे कहा गया जे.बी.पी. आयोग। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब है पटाभी सीतारमैया। इस समिति ने 1 अप्रैल सन 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन की मांग को ठुकरा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तीव्र उठने लगी। तो हुआ क्या? 15 दिसंबर सन 1952 को तेलुगु नेता जो कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु की अनशन के 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई और अनशन के बाद मृत्यु होने के कारण भाषा के आधार पर मांग तेजी से और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसको देखते हुए 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। अब जैसे पहला बना तो सब और मांग करने लगे कि और भी बनाओ। तो इस मांग को देखते हुए 1953 में फजल अली आयोग, जिसे फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया, 3 सदस्य बनाए गए थे। इसमें 3 सदस्य थे के.एन. पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली जो अध्यक्ष थे। राज्य पूर्ण गठन आयोग गठित किया। इस आयोग ने 30 दिसंबर सन 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ और जो 4 तरह के राज्य होते थे पहले का, खा, गा, उनको समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करा गया? गठन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त करके संघ को 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों में बांटने का सुझाव दिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें श्रेणी कौन सी होती थी? ए, बी, सी, डी, का, खा, गा। तो ए श्रेणी में रखे जाते वह प्रांत जहां गवर्नर का शासन होता था। खा में रखे जाते थे बड़ी रियासत, गा में रखे जाते छोटी रियासत, घ में रखे जाते थे जो विदेशों से हमने कोई अर्जित किया है, जैसे अंडमान निकोबार का। ब्रिटिश काल में अगर बात कहें भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने, तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्य बने थे, बिहार, उड़ीसा और असम। तो 3 राज्यों की बात आ जाती है।
वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो चुकी है आपकी, ठीक है, वो आप समझ जान चुके हैं, करंट की बात है। आगे अगर हम बात करें कैसे कैसे कौन कौन से राज्य बने, तो उस चीज़ को अगर हम बात करें तो कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बने। तो देखो ये चीज़ तो देखो ट्रिक याद नहीं करने, ट्रिक से तो कभी ना कभी पेपर में भूल ही जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तो ज़्यादातर जो पेपर में आता है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। एक आता है गुजरात, 15वां राज्य कौन सा बना था, गुजरात। तो 15वां राज्य याद रखना कौन सा बना, गुजरात। कब बना, 1960 में। 15वां राज्य गुजरात बना 1960 में। 16वां राज्य बना था नागालैंड। 15-16 याद रखना है, 15वां गुजरात, 16वां नागालैंड। उसके बाद जो आपको पेपर में याद रखना है, ये याद रखना है 22वां राज्य है सिक्किम। पेपर में क्वेश्चन आता है 22वां राज्य कौन सा बना, सिक्किम। 1975 में कौन से संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें और पेपर में क्या आता है, तो 25वां गोवा। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था, 25वां। तो 1987 में 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो 25 के बाद सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। अब इस टाइम 28, ठीक है, करंट का याद रखना। 28 राज्य को जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया था, वो चीज़ आपके आ जाती है। तो ठीक है, वो चीज़ आपके अलग है, मगर जब तक जो पेपर में आता है उसके ऊपर बात करें डाटे के अनुसार, है ना। हम डाटे के अनुसार बात करें जैसे जैसे राज्य बने हैं, ठीक है। गोवा, दमन, ठीक है। इसके अलावा याद रखना 26वां कौन सा बना, छत्तीसगढ़। 27वां उत्तराखंड। 28वां, इनकी डेट याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, ठीक है। तो इनकी डेट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट डेट आ जाती है जो आपके पेपर में ज़रूरी है। क्लियर सी बात। तो ये आपके भारत में राज्यों का विलय आता है। आगे अगर हम बात करें जो भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो देखो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत क्या है, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में भी यही लिखा है, भारत के राज्यों और उसके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में। भारत के राज्य के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। भारत राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, उनसे रिलेटेड कानून लिखा हुआ है। तो मेन जो आपको याद रखना है, अनुसूची 1 में क्या लिखा है, भारत राज्यों का क्या है, संघ। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 2 में लिखना याद रखना, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश करने या स्थापना करने के लिए कानून के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको है, संसद को। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास, संसद के पास। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, संसद साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किए जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको इनमें से कोई काम करना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, तब ये काम चालू होगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 4 में लिखा है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए विधि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ठीक है,
तो मेन तो दो आर्टिकल, फर्स्ट राज्यों का संघ, दूसरा संसद को शक्ति है, तीसरा राष्ट्र चेंज कर सकता है, ठीक है, मगर पहले क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, 3। तो चौथे में ज़्यादा मेन पेपर में नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या लिखा है, क्या अनुच्छेद 3 क्या अनुच्छेद 3 के द्वारा किसी राज्य के भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति देता है? तो अगर हम बात करें तो संसद सौंप तो सकता है, मगर किसी साधारण विधेयक के द्वारा नहीं। इसके लिए न्यायालय ने कहा है साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और इस शक्ति का जो प्रयोग करा था संसद ने 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेड़ूवाली संघ को पाकिस्तान को सौंप कर करा था। क्लियर सी बात। तो ये आपका दूसरा नेक्स्ट क्लास हुई है, जिसमें मैंने भारत राज्यों का भारत में नए नए राज्य कैसे बने, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। क्लियर सी बात। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है नागरिकता। तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता का अर्थ है राज्य और व्यक्ति के बीच अंतः संबंधों की उद्घोषणा। भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, मतलब सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य और उसके, ठीक है। तो हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। आगे अगर हम बात करें, इसमें कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल 15 के 1 भेदभाव पर रोक, मूलवंश, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों में विशेष छूट दे सकती है। वैसे तो कहते हैं भेदभाव नहीं करेंगे, मगर राज्य चाहे तो शिक्षण संस्थानों में विशेष छूट भी दे सकते हैं निवास स्थान के आधार पर। 19 के 1 के घ में कहा जाए तो आवास संचरण और निवास अधिकार जो मिलता है, इसका भी अपवाद है अगर क्षेत्र के हित या वहाँ के जनजाति हित को ध्यान में रखते हुए भी सरकार इस पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। क्लियर सी बात। अगले अगर हम बात करें तो कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नागरिक और एक विदेशी नागरिक। नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य राज्य एवं संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का क्या करते हैं, पालन। विदेशी नागरिक भारत के नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं करते। जो विदेशी नागरिक होते हैं इन्हें आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 कभी प्राप्त नहीं होते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, किसी भी विदेशी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 किसी भी विदेशी को नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करें जो भाग 2 है आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, देखो जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता चलूँगा, वह पढ़ना सब है। आर्टिकल 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में लिखा है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और भारत से आर्टिकल 7 में लिखा है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। आर्टिकल 8 में लिखा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। आर्टिकल 9 में लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो आर्टिकल 9 याद रखना है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त। आर्टिकल 10 नागरिकों के अधिकार, ये पेपर में इतना नहीं लिखता, ये याद रखना है। आर्टिकल 11 संसद द्वारा
नागरिकता संबंधी नियम और संचालन कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है। 1996, 1992, 2003, 2005, 2015 ऐसे ही समय समय पर संविधान संशोधन होते रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, जो भारत में नागरिकता है वो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला आता है, पहला जन्म के आधार पर। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। पहला, जन्म के आधार पर। यदि व्यक्ति, ऐसी कंडीशन नहीं आएंगे पेपर में क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का नहीं दे रहे। अगर तब भी आप पढ़ रहे हैं तो कंडीशन में आपको पूरा पढ़वा रहा हूँ। यदि व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी सन 1950 को या 1 जुलाई 1987 को हुआ हो, लेकिन यदि 1 जुलाई 1987 को या नागरिकता संशोधन 2003 के लागू होने से पहले हुआ है, तो तभी भारतीय नागरिक होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक नागरिक हो भारत का। तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता हो जाती है। वंशानुगत आधार पर बात करें तो बाय डिसेंट 26 जनवरी सन 1950 से 10 दिसंबर सन 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे बच्चे के पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो वह भारत का नागरिक होगा, और 10 दिसंबर के दिन या उसके बाद उसका जन्म हुआ है देश के बाहर, तो जन्मे बच्चे के माता या पिता में से कोई भी एक नागरिक होना चाहिए। पंजीकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा हो, तो वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह विदेश में निवास करता है, तो वो भरने की योग्यता रखता है। ऐसा विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से शादी कर लिया तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, भारत में सरकारी नौकरी काम करते हैं, तो वो करवा सकते हैं। अगली बात करें देशीयकरण के आधार पर। देखो, आपको एक कंडीशन याद नहीं रखनी, मेन याद रखने भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके से। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीयकरण के आधार पर। ठीक है, इसी चीज़ आपको याद रखनी बातें। देशीयकरण के आधार पर क्या होता है? यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, तो भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र लेकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत उसी को देशीयकरण के आधार पर नागरिकता देगा जहां दूसरे देश में भी भारत के नागरिक को नागरिकता मिल सकती हो। अन्य देश की नागरिकता त्याग कर आया हो तो देशीयकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर हम बात करें कोई विशेष कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में दक्ष है, तो ये कंडीशन उसके लिए मान्य नहीं है। वो सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा रखना होना चाहिए और उसको नागरिकता मिल सकती है। 5वां आता है भूमि अर्जन के द्वारा। मान लीजिए कोई हमारा देश का भाग नहीं था, अब हमने उसे, वो हमारे देश में शामिल हो गया है, तो उसे भूमि अर्जन के द्वारा खुद पे खुद भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं भारत में नागरिकता का अंत। तो क्वेश्चन आता है भारत में नागरिकता का अंत कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा काम क्या है? खुद पे खुद नागरिकता त्याग दो। या तीसरा कारण होता है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंचित कर सकती है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? कि वह संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता हो, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करे, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करे, पंजीकरण अथवा देशीयकरण द्वारा
नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश से 2 वर्ष की सजा पाली हो, या किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से सहायता कर ली हो, शादी कर ली हो, या लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रह रहा हो। तो ये कंडीशन हो जाती है उसकी नागरिकता समाप्त होने की। आगे अगर हम बात करें, बस आपको यही याद रखना है 3 तरीके से। पहला, किसी दूसरे देश की नागरिकता, अपनी तरफ से नागरिकता त्यागना है संसद द्वारा। 3 याद रखनी है। पेपर में ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आने, जब टेस्ट कराएंगे तो आपको समझाएंगे भी। विशेष दर्जे की नागरिकता, जैसा आपने सुना होगा NRI, इसका मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन, अनिवासी भारतीय। एक होता है POI, पर्सन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के निवासी। एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के समुद्री पार नागरिक। तो क्या क्या होते हैं अगर हम उनके ऊपर बात करें तो NRI क्या होने हैं? भारत के नागरिक होते हैं, भारत के बाहर अनिश्चित समय तक रहते हैं, भारत में वोट डाल सकते हैं, संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। POI कौन होते हैं? ये विदेशी नागरिक जिन्होंने कभी ना कभी भारत का पासपोर्ट लिया था, या माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत शासन अधिनियम के आधार पर भारत के नागरिक, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है कोई देश, तो उस व्यक्ति या उसके वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। सुविधा क्या होती है इनको? ये 15 साल तक कोई भी बिना वीज़ा के भारत में घूम आ सकते हैं, बिना वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक यात्रा में 180 दिन बिना सूचना के रह सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते, संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकते, खनन, प्रयोग, पर्वतारोहण के लिए भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। OCI की अगर बात करें, वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी सन 1950 को भारत के नागरिक होने के लिए मान्य थे, उन्हें OCI कहा जाता है। तो 9 जनवरी सन 1915 को ही क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, LM सिंधवी समिति की सिफारिश पर। अब पहला जो प्रवासी दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2003 में, कहाँ पर? दिल्ली में। क्लियर सी बात। तो ये नागरिकता से आपके चीज़ें आ जाती हैं। तो नागरिकता से मेन जो आपको याद रखना है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको याद रखना है कि नागरिकता किस में लिखे? भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11। क्लियर सी बात। हमने नागरिकता कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अमेरिका कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। ब्रिटेन अमेरिका की दोहरी नागरिकता। भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीके से। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, पहला जन्म के आधार पर। दूसरा, वंशानुगत। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा, देशीयकरण के आधार पर। पांचवा, भूमि अर्जन के द्वारा। भारत में नागरिकता त्यागने के कितने तरीके? 3। पहला, कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, भारत की नागरिकता खुद समाप्त। दूसरा हो जाएगा अपनी नागरिकता हम खुद त्याग दें। तीसरा हो जाएगा संसद द्वारा किसी विधि के द्वारा भारत की नागरिकता समाप्त करना। वो नागरिकता समाप्त होने के तरीके हो सकते हैं कि आप देशद्रोह कर रहे हो, गलत तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त करी, ये तरीके। इसके अलावा आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 में आपको याद रखना है, आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो आर्टिकल 9 कहता है हमारा कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त। और 11वां आर्टिकल कहता है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो मेन ये चीज़ें आपको याद रखनी है जिसके आधार पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।
चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।